Abha, I have opened your answer sheet. So I have this answer sheet of day 7. आपका जो day 7 का आंसर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है? Yes, sir. This answer with me. So the question is examine the various techniques of capital budgeting in the light of current economic scenario. So you have given the definition as per the thinker. That is very good. There are two kinds of techniques, two categories of technique, traditional and non-traditional. Very good. Then NPV आपने दिया है, very good. Then advantage, disadvantage, IRR, profitability index, modified IRR, you have given attitude, very good. Adjusted present value. ठीक है, I think it is wonderful answer. अच्छा आंसर है आपका, आपने बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, आपने उसको presentation is also very good, आपका everything is fine and accordingly you have got 12 marks. 12 marks basically you can consider the highest marks that we give. Okay, sir. So actually आपने कहा था that marks पे ज्यादा focus मत करना, तो I have put this in my mind. But मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ सर that जो भी मेरा पेपर चेक करे फैकल्टी, उनको ज्यादा एफर्ट ना लेना पड़े पेपर चेक करने में, because you also said that make your paper present in a way that ज्यादा एफर्ट नहीं लेना होगा तो ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है. बिल्कुल बिल्कुल, and that is visible in your book. Very good. And सर मैं कोशिश कर रही हूँ अब, like I am giving time to think, मतलब so that मैं कुछ डायग्राम्स अगर इंक्लूड कर पाऊँ ताकि वो मेरा टाइम सेव करे आंसर लिखने में, because the more we write the more time it takes. And अगर मैं डायग्राम्स में प्रेजेंट कर पाऊँ फ्लो चार्ट्स वगैरह, like I am thinking upon it sir, मैं कोशिश करती हूँ आंसर में डालने का, so that फैकल्टी को चेक करने में ट्रबल नहीं हो. And the same will happen in my exam also, whoever will check my copy further. Very good, very good. This is very very good approach actually. कि आप अगर ये constantly सोचते रहेंगे, then automatically you can bring something new. You can go beyond your current status. सर बट एक प्रॉब्लम होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स डालने का कोशिश करती हूँ बट क्लिक नहीं करता, तो क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ पेपर्स में मेरे पास एग्जांपल्स होगा? लाइक देखिए पेपर 1 में इन जनरल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एग्जांपल्स. ओके सर. पेपर 2 में भी आप एग्जांपल्स मिलेंगे तो ओटी ओबी एंड यू विल गेट इन एचआरएम. आईआर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट. ओके सर. सो एग्जांपल्स यहां पर इतना मैटर नहीं करता पेपर 1 में. पेपर 1 में कोर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है. तो यहां पर दो चीजें हैं, मतलब एक है एक्यूरेसी एंड सेकंड इज कंप्लीटनेस. मतलब पेपर 1 का सिर्फ दो ही मैं बोलूंगा कि इट इज अ like criteria of getting the good answers is completeness and accuracy. चाहे थ्योरी आप कर रहे हैं चाहे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का स्कोप है नहीं, क्योंकि आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो यू विल गेट 60% मार्क्स. चैलेंज यही होता है कि हम लोग उतना भी नहीं करते. अगर उतना भी नहीं करेंगे तो देन वी विल नॉट गेट गुड मार्क्स. अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में मोर देन 20 पीपल हैव गॉट 150 प्लस मार्क्स इन ऑप्शनल. इन बोथ द पेपर्स सर? पेपर 1. ओके सर. 150 प्लस बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए हैं, क्योंकि अगर अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे. कोई मिस्ट्री नहीं है. मतलब ये तो आप ईमान के चलिए कि पेपर 1 में तो एक ही फंडा है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. जो भी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स हैं आप वो कर रहे हैं, आप वो लिख रहे हैं, बस उसी में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. इसलिए पेपर 1 आसान भी है और डिफिकल्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि हम इसको लाइटली ले लेते हैं. हम सोचते हैं कि ठीक है इसमें क्या ही है, हम तो हमने तो पढ़ाई है, बीकॉम में पढ़ा है, सीए में पढ़ा है, इसमें क्या नया चीज है तो बाद में कर देंगे. यस सर. तो बेसिकली ये करने से होगा, ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, है ना. तो यस सर. ये चीजें हम ग्रांटेड ले लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और अगर हम इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज होती है. जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ में हमें सबको पता है कि हमें योगा करना चाहिए या कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई रनिंग करनी चाहिए. तो वो जब हम करने लगते हैं तो बड़ा आसान लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं. और जब नहीं करते हैं तो वही चीज हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं टिल द टाइम दैट आवर हेल्थ बिकम्स प्रॉब्लमेटिक. तो यही चीज यहाँ पर है कि अगर आप चीजें पढ़ करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रेगुलरली लिख रहे हैं, यही ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का. इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ ऐसी चीज दे देंगे जो आपके पास में पहले नहीं थी. पेपर 2 में तो फिर भी संभव है वो,
लेकिन पेपर वन में तो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये जो आप बना के रखते हैं यही है। तो मतलब ये आप ही की तरफ से एफर्ट पड़ेगा पेपर वन के अंदर पूरा। हमारा काम तो है कि क्वेश्चन आपको बना के देना, अच्छे क्वेश्चंस, उनको इवैल्यूएट करना, उनके आंसर्स बताना, आपकी क्वेरी सॉल्व करना। तो पेपर वन में कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, बस कंप्लीटनेस करनी है आपको, पूरा एज इट इज याद करना है आपको, एज इट इज रटो, एज इट इज मेमोराइज करो, एज इट इज रिप्रोड्यूस करो, यू विल गेट वंडरफुल मार्क्स। सो मींस पेपर वन में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ऑल 6 सब्जेक्ट्स पूरे कंटेंट ड्रिवन है क्या सर? बिल्कुल, पेपर वन में ये चीज, इसकी स्ट्रेंथ भी है क्योंकि आपको कंटेंट के लिए भागना नहीं पड़ेगा, और वीकनेस भी है क्योंकि फिर आप बोरिंग फील करते हो। तो प्रॉब्लम ये होती है सर कि याद भी नहीं रहता बहुत सारा चीज। कोई बात नहीं, आप रिपीट करते रहो, आप रिपीट करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक आपको कई मौके मिलेंगे, है ना। ओके जब सर। आप मोड में रहोगे ना कि ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ लेते हैं, तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। अपने आप को जज कभी मत करो, ये मत सोचो कि अरे ये तो याद क्यों नहीं आया, मुझे याद आना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने इतने कुछ पढ़ रहे हैं, आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर दो चीज मिस हो भी गई तो कौन सी प्रॉब्लम है, फिर आप फिर से पढ़ लो। रिवीजन का मतलब क्या है, ये तो मतलब है कि फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, जब तक कि वो आपके लिए ऑटोमेटिक ना बन जाए। अब वो एक बार में हो, दो बार में हो, तीन बार में हो, चार बार में हो, पांच बार में हो, जब तक ना हो तब तक करते रहो। अब मान लिया कुछ चीज ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एनपीवी वर्सेस आईआरआर। अब ये आपकी टिप्स यस पे सर। होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि जैसे आपसे कोई पूछे एनपीवी वर्सेस आईआरआर, उसमें आप डिफरेंस बता सकें, सिमिलरिटी बता सकें, सुपीरियरिटी ऑफ आईआरआर ओवर एनपीवी, सुपीरियरिटी ऑफ एनपीवी ओवर आईआरआर, एंड फाइनल कंक्लूजन। ये पांच चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एग्जामिन एमएम अप्रोच, अब ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है उसमें। अब उसके लिए आप स्ट्रगल मत करो, ये तो वेल सेटल्ड क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। मान लो क्वेश्चन आता यस है सर। स्टेट द फैक्टर्स इंपैक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट द फैक्टर्स इंपैक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये अगर सो ये रट्टे चढ़ आंसर जाएंगे, राइटिंग की वजह से ही याद हुआ है मुझको, लाइक पेपर्स क्वेश्चंस में भी बहुत सारा दिया था आपने, तो उसकी वजह से भी याद हो गया। यस यस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। डेली करने से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम उस जोन में रह पाते हैं जो जोन हमें चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। जो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, वो सेम सब्जेक्ट को जब आप बार बार पढ़ेंगे, सेम टर्मिनोलॉजी हमारे माइंड में बार बार सेट होगी, बार बार हम उसको रिमाइंड करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो यही पर्पस है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है बाहर से, आप ही को कंसिस्टेंसी से आप ही की जो स्ट्रेंथ है वो आपको प्राप्त होगी इस प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम का पर्पस है। ओके। और ये प्रोग्राम मतलब दो, मैंने देखा है ये प्रोग्राम दो तरह से एक्ट करता है, मतलब कि या तो अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी वर्चुअल साइकिल क्रिएट कर देता है। तो मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि जो लोग लिखते हैं वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, ऑलमोस्ट 70% तो कम से कम आंसर्स लिखते ही हैं, और वो मेजर जंप करते हैं, उनके लिए कुछ फिर रह ही नहीं जाता इंप्रूवमेंट करने के लिए। और जो लोग नहीं लिखते वो बिल्कुल भी नहीं लिखते, क्योंकि वो फिर अपने आप को जज कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं बेस्ट टाइम का, तो कभी हो नहीं पाएगा। तो अगर आप, यस सर। मतलब जितना समय आपको आज मिल रहा है ना, इतना समय कभी मिलने वाला नहीं है ऑप्शनल के लिए। आप जैसे जैसे आगे ट्रू सर। बढ़ोगे वैसे वैसे प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस आएगा, और मेंस जैसे आएगा फिर आपका टोटल 9 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितना ही वेटेज है बताइए आप मुझे। मान लिया आप 100 मार्क्स का वेटेज भी मान के चल रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप 100 मार्क्स में से 60-70 मार्क्स लेके आ सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेकिन हमें फिर बाकी के मार्क्स कितने लगते हैं, टोटल जो हमारे 1750 मार्क्स है उसमें से लगता है कि अरे तो कुल 5-6% है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आउट ऑफ 100 मार्क्स वी कैन गेट 60 मार्क्स, वी कैन गेट 70 मार्क्स इन आवर मेंस एग्जाम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि अगर हम जीएस में बात करें तो जीएस में 200 में से 70 मार्क्स आते हैं, 200 में से 70 मार्क्स आते हैं, 100 में से नहीं आते। और यहाँ पर 100 में से 70 आ सकते हैं, 70% मार्क्स आ यस सर। सकते हैं। हम 60% में इसलिए देते हैं क्योंकि 60% से जिससे कि आपको एक लगे रहे कि हाँ ठीक है अभी इसको इम्प्रूवमेंट कुछ है, अब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि क्यूरियोसिटी रहे। लेकिन 70% मार्क्स भी आते हैं, उसका एविडेंस ये है कि बहुत सारे लोगों के 154 मार्क्स, 155 मार्क्स आए हैं इस बार। तो 154 मार्क्स का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ आंसर्स में तो 70% दिए होंगे पक्का।
Yes, sir. 60% से ऊपर क्रॉस कर गया ना, 250 में से 250 का 60% इज 150। अगर किसी के 155 मार्क्स आए, इसका 150, yes. मतलब उनको किसी मार्क्स किसी क्वेश्चन में, तो बल्कि किसी क्वेश्चन में नहीं, कम से कम 50-60 नंबर के क्वेश्चन में उनको 70% मार्क्स मिले हैं, किसी में 50% नहीं मिले होंगे उनको। तो Yes, sir. ये जो पॉसिबिलिटी है ये सिर्फ आपके ऑप्शनल में ही है, और स्पेशली पेपर 1 में बहुत ज्यादा है। तो पेपर 1 में अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया और बाकी लोगों से आप बहुत आगे निकल गए। और एक चीज और कीजिएगा, अपनी जो आंसर शीट्स है ना उसको संभाल के रखिएगा। प्लीज कीप योर आंसर शीट सेफ विद यू एंड Okay, इट विल sir. गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर द प्रीलिम्स। जब आपका कॉन्फिडेंस टूटे तो ये आंसर शीट निकाल लीजिए और आंसर शीट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको लगेगा कि यार ये तो हीरा है, ये तो डायमंड है, मतलब मैंने ये इतना अच्छा काम मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। Yes, sir. ये टाइम को चेरिश करोगे आप कि यार ऑप्शन मैंने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जब Yes, sir. आपको कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो तब आपको कोई कंसोलेशन आपकी काम नहीं आएगी। मैं आपको बोलूंगा कोई बात नहीं, कर लो, कोई बात नहीं, आप टाइम है आपके पास में, वो इतना काम नहीं आएगी जितना आपके खुद के आंसर्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने 30 आंसर्स मैंने हाथ से लिखे हुए हैं या 40 आंसर्स मैंने हाथ से लिखे हुए हैं। तो जब आप कम से कम 100 आंसर्स 100 आंसर्स अपने हाथ से लिख लोगे ना, तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि यार ऑप्शन मेरे कंट्रोल में है, ऑप्शन मैं कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस से आपको जीएस में हेल्प मिलेगी, उस कॉन्फिडेंस से आपको प्रीलिम्स क्लियर करने का मोटिवेशन मिलेगा, उस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि यार पॉसिबल है, कर सकता हूँ, है ना। Yes, तो sir. एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगा। एक होता है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल क्या होता है कि जब चीजें नहीं हो रही होती है तो हम लोग उस ग्रिप में एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फिर और एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है, फिर हम लोग और प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, फिर डाउट करने लगते हैं, फिर हम बेस्ट स्ट्रेटजी को ढूंढते हैं, टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाता है। तो जो हमारा मेन काम है वो तो हम करते ही नहीं है, और उससे क्या होता है कि वो एक विशियस साइकिल ऑफ हेल्पलेसनेस, विशियस साइकिल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, विशियस साइकिल ऑफ डाउट, विशियस साइकिल ऑफ इतनी सब चीजें होती चली जाती हैं। बट अगर आप दो आंसर डेली लिख रहे हो और उसमें बहुत अच्छे से आप आंसर लिख रहे हो, तो फिर क्या होता है, वर्चुअल साइकिल क्रिएट होता है कि आप आंसर लिखते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप और लिखते हो, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप जीएस में लिखते हो, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप कुछ और पढ़ते हो, वहां पे कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर आप बेस्ट स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद ये करने का वापस से मौका नहीं मिलने वाला। आप मेरी बात मान लीजिए, ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन का, और बेस्ट टाइम है इंप्रूवमेंट का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्योंकि दिसंबर से तो सारे लोग वापस आ जाते हैं, सब लोग भीड़ वापस से जो है ना प्रिपरेशन करने लगती है। लेकिन ये 3 महीने कोई तैयारी नहीं करता। जो बिगिनर्स होते Yes, हैं, sir. जो बिगिनर्स होते हैं उनकी तो मजबूरी है, वो तो सब कुछ क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो और आप लोग जो बिगिनर नहीं हो एकदम से, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर नहीं है प्रिपरेशन का, ये उनके लिए तो बेस्ट टाइम है ये। मतलब आपको ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट करने का आपके पास में चांस है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये बहुत ही साइलेंट टाइम है और बहुत ही एकदम स्लो टाइम है कि लोगों को लगता है कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन ठीक है हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो टाइम बहुत है, कर लेंगे, 6 महीने बहुत होते हैं, बाद में तो करना ही है। लेकिन जिस पर्सन ने इस टाइम पे तैयारी की उनको अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और अलग ही लेवल ऑफ उनका जो है प्रिपरेशन रहेगी, है ना। तो पेपर 1 में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि क्या जो मेरे पास बुक है या जो मेरे पास मटेरियल है, क्या मैंने वो सब कुछ अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश की है जो पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए, डिमांड को ध्यान में रखते हुए। अगर हाँ, तो बस अपने आप में वो सफिशिएंट है। वो भी करना आसान चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। Okay, sir. क्योंकि यहाँ पर So, हमारा सबसे बड़ा yes, एडवांटेज, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस आवाज प्लीज। it's okay, sir. नहीं नहीं सर, आप प्लीज बोलिए ना। हाँ, मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे ऑप्शन का क्या है, कॉमर्स ऑप्शन का, कि पेपर 1 जो है ये हमारा बहुत ही वेल डिफाइंड है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, बहुत ही मतलब कंटेंट वेल सेटल्ड है, और हमें इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। एक बार इसको Yes, sir. पढ़ें, इसको रिवाइज करें, इसको लिखें, और फिर एक बार हमारे हाथ में आगे आ जाएगा ये, फिर कहीं जाने वाला नहीं है। फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके एक अटेम्प्ट में 150 मार्क्स आ जाए, अगले में 120 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा ऑप्शन में। Okay, sir. ऑप्शन में एक बार मार्क्स बढ़ गए तो बढ़ गए, हमेशा के लिए बढ़ गए, क्योंकि आपके पासपोर्ट कंटेंट आपके माइंड में सेट हो गया। तो इट Yes, इज sir.
वंस एंड फॉरएवर। जीएस में ऐसा हो सकता है कि मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, ऑप्शनल में कभी ऐसा नहीं होता। यस सर। सर आपने जैसा मीन्स आपके 2-3 बातों को मैंने एकदम दिमाग में फिट किया है। लाइक एक तो मार्क्स को बिल्कुल चेज मत करो, और दूसरा जितना इम्प्रूव कर पाओ। लाइक 4 डेज का मेरा बैकलॉग्स था, तो इन अ सिंगल डे देन आई हैड टू राइट 10 आंसर्स बिकॉज बहुत मिस हो चुका था। तो इन सिंगल डे आई टूक एन इनिशिएटिव कि मैं लिखूंगी 10 आंसर्स आई रोट कंटिन्यूअसली। सो इसका एक फायदा हो रहा है कि मेरे जीएस में ये इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है अब। लाइक ये जो इम्प्रूवमेंट आंसर राइटिंग में हो रहा है, लाइक पहले क्या होता सर, मैं डायमेंशन ही मैप नहीं कर पाती थी कि क्या लिखूं कैसे लिखूं। अब ऐसा हो जाता है, डायमेंशन समझ आता है, पॉइंट्स भी समझ आता है, और अगर कहीं थोड़ा सा लगता है that चाहिए थोड़ा, तो सर मैं थोड़ा नोट्स रेफर करती हूँ देन लिखते टाइम। तो इज इट ओके सर? यस यस, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। देखिए मैंने वो बताया ना आपको पहले, लास्ट वीक में शायद मैंने बताया होगा कि हमारा पर्पस अभी टेस्टिंग का नहीं है, हमारा पर्पस लर्निंग का है। ये डेली यस आंसर सर। राइटिंग हमारी लर्निंग एक्सरसाइज है। तो अगर कुछ भूलते हैं ना, तो गो बैक टू नोट्स, पढ़ो, वापस से लिखो, आपको याद हो गया। एग्जाम आज थोड़ी है हमारा, एग्जाम तो 1 साल बाद है ना। तो अगर आज हम अपने आप को जज करेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो भाई नेक्स्ट ईयर फिर हम, मतलब फिर हम प्रिपेयर कहाँ कर रहे हैं, फिर तुम टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्टिंग में तो हमारी एनर्जी ड्रेन होगी फालतू में। तो इसको प्रोसेस को मान के चलो कि भाई जितनी चीजें हमें याद आ रही हमने लिख दी, चीजें याद नहीं आ रही वापस से जाके नोट्स में देख के वापस से लिख दी हमारी। अब ये हमारे क्या होंगे, जो हमारे आंसर्स हमारे हो गए, ये आंसर्स हमारे नोट्स बन गए फ्यूचर के लिए। जब हमारे खुद के आंसर्स होंगे, हमारे हाथ से लिखे हुए होंगे, आंसर की फॉर्मेट में होंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस देंगे हमेशा। मैं बताता हूँ, मेरे आज भी एज ए स्टूडेंट जो मेरे आंसर्स लिखे हुए हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ ना क्लास में, यस सर। तो एज ए स्टूडेंट जो मैंने आंसर लिखे थे, वो आज भी मुझे अपने आप में बड़ा वो होता है कि यार मतलब क्या मैंने आंसर लिखे थे अपने टाइम। वो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, मतलब वो मुझे वहां से मैं सीखता हूँ। जब मैं बहुत ही एकदम मतलब जैसे पीसफुल टाइम होता है, जैसे भी आपका चल रहा है सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये टाइम में जो आप 500 लिखोगे ना, आप लाइफ टाइम चेरिश करोगे। लाइफ टाइम का मतलब है कि प्रिपरेशन के दौरान कि यार क्या आंसर लिखे थे मैंने, मतलब क्या आंसर यस लिखे थे मैंने। ये चीज आप वापस से मतलब इतना टाइम कभी मिलने वाला नहीं है लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लास्ट टाइम है जब आपको इतना टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये एनर्जी एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती एनर्जी वाली। जो फ्लो बनता है ना लिखने का, पढ़ने का, आंसर राइटिंग का, इवैल्यूएशन का, ये एक बार फ्लो बनता है, ये बार बार रिपीट नहीं होता। ओके सर। सो आपने जो बात बताई मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं एक्चुअल में ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि सर हमने ऑप्शनल पे काम किया अच्छे से, तो हमें जीएस में हेल्प हुई। वही मैंने आपको बताया कि वर्चुअल साइकिल बन गया आपका। ये जो आप बता रहे हो ना कि यहाँ पे मैंने इतना किया तो वहां पे बेनिफिट हो गया, तो आपका वर्चुअल साइकिल क्रिएट हो रहा है। वर्चुअल साइकिल कि आपने जो यहाँ मेहनत की वो वहां पे काम आएगी, आपको बिल्कुल काम आएगी। यस सर। मीन्स मुझे दिख रहा है ये इम्प्रूवमेंट, एंड काफी खुशी भी हो रहा है कि ये मेहनत मुझे मेरे जीएस में भी दिख रहा है। अब मैं डायमेंशंस मैप करके पॉइंट सोच पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, एंड देन वो गट्स आ रहा है मेरे अंदर दैट यस आई एम एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स, आई एम एबल टू प्रेजेंट फ्लो चार्ट्स। मीन्स कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह बेटर बिल्कुल बना पाऊँ पेपर को, सो दैट एग्जामिनर के लिए एफर्ट कम हो हमेशा पेपर चेक करने बिल्कुल में मेरा। बिल्कुल। और देखिए इसमें क्या है ना, ये प्योर साइंस है कि जो हमारा मसल मेमोरी है वो डेवलप होता है एज ए हैबिट, जिसको हम हैबिट कहते हैं। वो क्या होता है, मसल मेमोरी होता है। तो यस जब सर। आप ऑप्शनल पे काम कर रहे हो, जब आप आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिख रहे हो, आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो, आप कंक्लूजन के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि कैसे इसको बेटर बना सकते हैं, तो वो आपकी जो स्किल है ना, वो आपकी हमेशा के लिए हर चीज के लिए डेवलप हो गई। अगर आप कोई स्पीच भी लिखेंगे या आप किसी से बात भी करेंगे ना, तो आपके माइंड में वो सब चीजें चलेंगी। आप इस चीज को मानो या मत मानो, आंसर राइटिंग का पर्पस ही है। मैं आंसर राइटिंग का जब सेशन लेता हूँ, मैंने एक सेशन आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा वो, कि हाउ टू डू द आंसर राइटिंग। मैंने वहां पे यही बताया स्टार्टिंग के 30 मिनट कि व्हाई वी डू द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का पर्पस क्या है? आंसर राइटिंग का पर्पस ये है कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाओ, बेस्ट वे में कम्युनिकेट कर पाओ। और अगर आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। और अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप अगर आंसर राइटिंग सीख जाओ, तो आप लाइफ में हमेशा हर जगह आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। तो ये आपकी ऐसी स्किल है जो लाइफ टाइम डेवलप हो गई है आपकी, जिसके लिए मतलब आपका थॉट प्रोसेस वैसा डेवलप हो गया है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसे कैसे आंसर लिखोगे, मतलब कैसे आप उसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे उसको आंसर करोगे। तो ये सब चीजें ना, जैसे अगर हमें बात करें ड्राइविंग, एक बार ड्राइविंग आ गई, अब हमने एक बार ड्राइविंग सीखी अपनी घर पर्सनल कार पे, अब हम कोई भी कार चला सकते हैं। अब हम ट्रक भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें हल्का सा ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए।
अब हम कोई भी चीज चला सकते हैं, मतलब कोई भी 4 व्हीलर, कोई भी इस तरह का। तो यही चीज है, अगर आपने आंसर राइटिंग एक बार यहाँ पर अच्छे से कर ली, तो आप किसी भी जगह आंसर राइटिंग, किसी भी जगह कम्युनिकेशन, कोई भी एग्जाम में आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो बस ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। एक और चीज, जैसे क्या जरूरी है बहुत हाई फाई इंग्लिश, मींस यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज करना है, और या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करना है? नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर सिंपल एक फंडा है कि आपका जो जी, चाहे आपका ऑप्शनल है, चाहे आपका जीएस है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जार्गन्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, और सपोज कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके वर्ड्स हैं मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, है ना। तो ये जार्गन्स को आपको यूज करना है। बाकी तो सब आपके सिंपल लैंग्वेज रहेगी, इजएमआर, वो सब रहेगा आपका। तो यहाँ पर कोई भी फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना। पेपर टू में थोड़ा कोटेशंस यूज करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, थिंकर्स का रेफरेंस यूज करना है, और बस टेक्निकल जो भी थ्योरी स्पेसिफिक डायग्राम है वो आपको बनाना है। तो पेपर टू में भी आपको फ्लावरी लैंग्वेज कहीं नहीं लिखनी। जो आप बुक्स देखेंगे, जितने भी बुक्स हैं, जैसे कि रॉबिन्स की बुक्स है, ये मेरे पास रखी हुई है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक्स है गैरी डेस्लर की, सभी के अंदर लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन इम्पैक्टफुल होती है। इम्पैक्टफुल क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है और रेलिवेंट चीजें लिखी हुई होती है। यस सर। तेजस्विनी का क्वेश्चन, थैंक यू सर। वेलकम। I have a doubt regarding answer writing, means any extreme words we can't use in answers in optional. Extreme words can you give the example? Sir, in ethics paper, we will means there will be means I have a feedback, sir. In after writing the ethics answer, they have said don't use extreme words like selflessness. This should be avoided when you write. So I have an improvement. Means while writing in optional answers, I have a question regarding this only. Whether it will be applicable to optional answers also, not. देखिए, there is no, first of all, I slightly disagree with the feedback that you have got in the ethics. Probably I don't know the overall context in which they have given this feedback, but in my experience, the word is not extreme or non-extreme. It is the suitability of the word to that particular context. Like in the optional, I don't find any such words which are banned, but definitely it should be relevant to the subject, and it should be appealing to the examiner only because it is relevant. मतलब सिर्फ relevancy आपको देखनी है, subject से belong करना चाहिए. That is the only criteria. I think otherwise you can give me the example for the optional that sir, should I use this word or not, then I can tell you. Otherwise I don't have any such list so I can talk about. Sir, means while writing my answers, I got another question. Means is it my grammar is good? Means the way of writing the sentence formation. Okay. Let me see your copies. Okay, just one more thing, everyone. Please do one more thing. Please write the number of words you have written in the answer and the number of minutes you have taken to complete that answer. जो आप आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा लिखते रहिएगा कि आपने कितना टाइम लगाया उसमें, and how many words you have written, so that you have an idea कि how much time I am exceeding and how many words I am exceeding or not exceeding. So please do this, everyone. I have communicated this earlier also, but I am noticing that not many people are doing it. It is for your own benefit कि आपको पता रहे कि what exactly is my current status. So Tejaswini, I think you are writing taxation, है ना? Taxation में it is like you have the question of day 2 residential status. I am reading the question. How is the residential status of an individual assessee determined under the income tax law? Examine the incidence of taxes based on the residential status.
Residential status refers to the status of an individual which is determined based on his or her total stay in India. Section 6 classifies residential status into three types: resident, non-resident, not RNOR, ROR. Yeah, I think it is fine. Very good. No problem. Exemption you have given. Yeah, it is good. Very good. Okay, sir. Thank you. Means what we writing, sir, means what we read, it will be not in our mind because we are writing as we in our mind what will come, we will be implementing that. So Right. I have a doubt, sir. Means is it right in the correct way I'm writing or not? So I have asked you, sir. Do you like? Is this your question or you are just commenting upon my answer? No, sir. This is my question. Means when I was writing, right, sir. Means so many words in my mind. Means whether to correct use of this word, it is right or not. Okay. In the optional, the simple is the best, and use the technical jargon of that particular subject. Okay, sir. That is the only criteria. In GS, probably in essay, you might think about it that how I should use the language. But in optional, it is very simple. The use of technical subject of that particular subject is important. Right? So if you know the concept, if you understand the concept, write that thing only in a very simple manner, to the point, no repetition, no confusion, very small sentences, and write the core idea behind the topic. Right? Okay, sir. Thank you, sir, for clarification. Means Most I will be means in essay writing there will be more grammar, right, sir? I will be means differentiating the answers is very complicated, sir. So I'm asking. I understand. Yeah, in the optional and even I mean in the optional specifically, it is not a big issue. You just write in the point format. You just write the core idea. No need to explain much, but it should be the flow. It should be logical. It should be correct. That is the only thing, right? Okay, sir. Okay. Any other question, anyone? सो लाइक कुछ आंसर्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं लिख रही थी तो कुछ कुछ क्वेश्चंस है जैसे उसपे ना थोड़ा ऐसा लग रहा था दैट आई नीड कंटेंट मींस समझ नहीं आ रहा है मेरे पास कम है इसका एक्सप्लेनेशन भी लाइक आई एम स्टडीइंग फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल प्लस पीवाईक्यूज भी मैंने रेफर किया स्टिल आई फेल्ट दैट और भी थोड़ा कंटेंट लैगिंग है मींस तो सर वो क्वेश्चंस क्या आपको सेंड कर दूं सो दैट आप और भी कंटेंट्स दे पाओ आप मुझे शेयर कर दीजिए. आई विल सी कि whether there is a need of any content or not, है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं. कुछ क्वेश्चंस तो मैं बनाता हूँ जानबूझ के, जिससे कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा सा मतलब आपको वो लगे कि हाँ ठीक है नहीं हो पा रहा है मतलब, है ना? लेकिन मैं देखूंगा कि वास्तव में आपको उसकी जरूरत है या मतलब यू कैन इग्नोर दैट, है ना? तो यू कैन शेयर दैट क्वेश्चन विद मी, नो प्रॉब्लम. ओके सर. ओके. Okay, any other question, anyone? Sir, Yes, Gagandeep. sir, I have one doubt regarding current affairs. So actually, I have missed August newspapers of like 10 to 12 newspapers. So can you suggest some magazine which I can compensate for that? देखिए, missing in the newspaper is not a big problem. आप क्या कर सकते हैं कि you can just refer to some of the editorials which might have appeared in those newspapers, especially like Indian Express का explained section अच्छा आता है, और
एडिटोरियल्स देख सकते हो कि इफ देयर इज एनी रेलेवेंट एडिटोरियल, वो आप देख लीजिए। फिर बाकी मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए। मंथली मैगजीन में कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो कर सकते हो, कोई मेजर डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि 80% कंटेंट सबका सेम ही होता है। और वैसे एंश्योर आईएएस मैगजीन है जो मुझे बहुत सही लगती है। Pardon, sir. Pardon, sir. So which Ensure, ensure? ENSURE, Ensure IAS, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उनके रिसोर्सेज में जाके, फ्री रिसोर्सेज में जाके, करंट अफेयर्स में जाकर के आपको मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे से उन्होंने कंपाइल की हुई मैगजीन, काफी मतलब प्रिसाइज भी है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी है। बाकी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कुछ और भी फॉलो करना है तो कर सकते हो। बाकी एक बार ये भी देख लीजिएगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। डेली न्यूज़पेपर की इतनी चिंता मत कीजिए, मैगजीन से भी काम चल सकता है। अभी फोकस कीजिए अपने कोर सब्जेक्ट पे और ऑप्शनल पे, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके सर। Okay, so let's wind up. Please share your learning from today's session. तो लर्निंग में it can be from your own question or it can be from the question of others. जो भी लर्निंग है आपकी, please submit in 2-3 sentences. You can speak or you can share in the chat box. The purpose is that you are able to, review the learning of today's session so that it can stay with you. Okay. Clarity not to focus on marks, focus on content and presentation. Yes, very good. Every week I get to learn value of consistency, which helped me stretch my performance the whole week. Very good. Most welcome, Abba. It is my privilege. Actually, it is your effort which is helping you. Thank you, sir, for suggesting the way we can approach the answer in the simple way. Very good. Very good. Okay. Thank you, everyone. God bless you. If anything else, I am always available. Thank you. Good night, everyone.